हेलो गाइस, मेरा नाम रिजवान सलमानी और मैं इनकम टैक्स की सीरीज पढ़ा रहा था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सेक्शन 7 आज से शुरू करेंगे। और सेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 5 में क्या नाम था सेक्शन 5 का? स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम। स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसके अंदर हमने एक लाइन पढ़ी थी, इनकम रिसीव्ड income deemed to be received in India. Income deemed to be received in India, यानी वो कौन सी इनकम है जिसको डीम्ड यानी माना गया है कि ये इंडिया में रिसीव्ड हुई है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेक्शन 5 और सेक्शन 6, हमारे अगले टॉपिक का नाम ही सेक्शन 7 जो है यही है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। उसमें हमने एक और लाइन पढ़ी थी, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब एक्रू और अराइज कौन सा है, जब आगे बढ़ते रहेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा वो कौन सा सेक्शन है। फिलहाल हम सेक्शन 7 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं कि सेक्शन 5 में जो लाइन बताई गई है कि इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इस पे कॉस्ट कैसे टैक्सेबल लगता है, तो वो इनकम कौन सी है। तो हम आज सेक्शन 7 शुरू करने से पहले, अगर हमें सेक्शन 7 सीखना है, सेक्शन 7 को समझना है, तो इसके लिए हमें प्रोविडेंट फंड के बारे में पता होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड में सैलरी चैप्टर में भी हेल्प करेगा, सैलरी हेड में भी हेल्प करेगा। तो हम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले प्रोविडेंट फंड समझते हैं कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है। और हम इस प्रोविडेंट फंड में 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे। पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और चौथा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब हमें प्रोविडेंट फंड समझने के लिए यानी सेक्शन 7 समझना है हमें। सेक्शन 7 का क्या नाम है? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो उसको समझने के लिए हमें प्रोविडेंट फंड को समझना जरूरी है। अगर प्रोविडेंट फंड हमें समझ में आ गया एक बार, तो सेक्शन 7 में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो सेक्शन 7 को समझने के लिए प्रोविडेंट फंड समझेंगे। प्रोविडेंट फंड में 4 फंड है। पहला स्टैट्यूटरी, जिसको हम एसपीएफ के नाम से जानते हैं। दूसरा आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तीसरा यूपीएफ यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और चौथा और लास्ट क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। हम ये 4 के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और फिर देखेंगे इसके अंदर टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। और यही प्रोविडेंट फंड हमें सैलरी हेड में भी मदद करेगा। तो आज मैं इधर बता रहा हूं, तो सैलरी टॉपिक जब करेंगे उसमें नहीं बताऊंगा, बस एक बार रिवीजन करवा दूंगा कि हमने प्रोविडेंट फंड में क्या क्या पढ़ा था। तो आज हम इसको पढ़ने के लिए पहले देखते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड यानी एसपीएफ क्या होता है। ये वो प्रोविडेंट फंड है, इसके अंदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं। तो एसपीएफ में कौन कौन से एम्प्लॉय आते हैं? गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही आते हैं। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा, दोनों आपस में कंट्रीब्यूशन करेंगे एक प्रोविडेंट फंड में, तो वो क्या आएगा? एसपीएफ में। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आपस में जो भी फंड में करेंगे, वो प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट क्या होगी, उसको क्या बोलते हैं? एसपीएफ। और रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड ये होते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। ये दोनों नॉन गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट होता है। और पीपीएफ, अब क्या सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ही करे गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड में? नहीं, क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ही करे?
क्या कोई अपना बिजनेस कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता प्रोविडेंट फंड में? प्रोविडेंट फंड के मतलब क्या है, जो बुढ़ापे में जाके, जो सीनियर सिटीजन की उम्र में जाके हमारे वो मनी जो हमें मदद करे, तो क्या उसमें कोई आम आदमी जो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है। तो पीपीएफ में अदर, एनी अदर पर्सन, कोई भी हो। तो हमने एसपीएफ समझ लिया, आरपीएफ समझ लिया, यूपीएफ समझ लिया और पीपीएफ समझ लिया। अब इसके बारे में टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या है इनकी। तो जब भी हम कोई प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई एम्प्लॉयर हो एम्प्लॉय हो, तो उसके अंदर 4 बातें आती है। सबसे पहले क्या क्या बातें आती है? 4 नहीं 5 आती है। पहली क्या है कि कंट्रीब्यूशन होगा। किसका कंट्रीब्यूशन होगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा। दूसरा क्या होगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का भी तो कंट्रीब्यूशन होगा। तीसरा क्या होगा? जब एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन करा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो ये क्या होगा? इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय। अब चौथा क्या है? आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब हमने कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया तो क्या कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? तो वो भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। और लास्ट में आता है जब पूरी पेमेंट हो जाती है, एक उम्र आ जाती है सीनियर सिटीजन की, तो लास्ट में लमसम अमाउंट भी तो मिलती है कि बस इन्वेस्टमेंट करते जाओ, इन्वेस्टमेंट करते जाओ, कंट्रीब्यूशन करते जाओ और मनी ना मिले बैक में। तो मनी भी तो मिलनी जरूरी है, जो लमसम अमाउंट हमें मिलती है। तो लास्ट का पॉइंट क्या है? लमसम अमाउंट। यानी हमने कोई भी प्रोविडेंट फंड पढ़ना है, जो 4 अभी मैंने बताया है, उसके लिए 5 चीजें आती है हर में। तो पहला क्या बताया था मैंने? एसपीएफ। दूसरा क्या बताया था? आरपीएफ। तीसरा क्या बताया था? यूपीएफ। और चौथा क्या बताया था? पीपीएफ। ठीक है। अब हमें एसपीएफ के बारे में देखना है कि क्या एसपीएफ जब हमारा होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन क्या है कि वो अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा दे रहा है अपने बुढ़ापे के लिए, अपने सीनियर सिटीजनशिप के लिए, कि वो आगे चलकर ठीक ठाक रहे। तो एसपीएफ इसके अंदर जब वो अपनी सैलरी में से पैसे घटा के जमा कर रहा है तो क्या इस पे टैक्स लगा दिया जाए? और जब इस पे हम डिडक्शन दे देते हैं, डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कोई भी एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है एसपीएफ में तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। उस अमाउंट पे जो उसकी अमाउंट काट दी गई है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे हम। इसी तरह कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, जब कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर अपने पास से कुछ पैसे जमा कर रहा है तो क्या उसकी सैलरी मान ले एम्प्लॉय की? वो तो उसके बुढ़ापे के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है। तो क्या वो जो एम्प्लॉयर ने उसके कंट्रीब्यूशन में करी है एसपीएफ में, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो अपना वैसे ही माफ करती है सब कुछ, तो क्या उसका माफ कर दे? हाँ। तो जो हम एम्प्लॉयर इसकी कंट्रीब्यूशन करेगा अपने पास से एसपीएफ में, तो क्या वो एम्प्लॉय की इनकम मान के टैक्स कर दे? नहीं। उस पर हम क्या ले लेंगे? अजम्पशन। उस पर हमें अजम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 10। ऐसी ही अब आता है इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन करा है तो क्या उसके ऊपर भी हमें कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या वो इंटरेस्ट को हम इनकम मान के टैक्स कर दे? नहीं। ये तो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ये हमारे फ्यूचर में काम आएंगे, तो क्या इसको टैक्स करना चाहिए? नहीं। तो इसको भी अजम्पशन मिल जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट जो दे रहा है
जैसे इधर इंटरेस्ट मिला था किस पे, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के, इधर इंटरेस्ट मिल रहा है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, तो ये भी हम माफ कर देंगे एसपीएफ में। अब लास्ट में जो अमाउंट मिली है, जब एम्प्लॉय काम करना छोड़ देता है, रिटायर्ड होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस पे जो प्रोविडेंट फंड से अमाउंट मिलती है, क्या उसको टैक्स कर दे हम? अब तो उसके पास कमाने के लिए कुछ है भी नहीं, तो उसको टैक्स ना करके उसको भी हम अजम्पशन दे देंगे। ये रूल था हमारा किसका, एसपीएफ का, कि एसपीएफ में कैसे कैसे ट्रीटमेंट होती है। अब हम आरपीएफ की तरफ बढ़ रहे हैं। आरपीएफ में क्या है, आरपीएफ का मतलब है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है, ये कोई प्राइवेट होगा, उसके अंदर एम्प्लॉयर भी प्राइवेट, एम्प्लॉय भी प्राइवेट। तो जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, इसके अंदर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, क्या उसको टैक्स कर दे? रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ना हो, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो उसको हम कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय कर रहा है उस पे क्या टैक्स लगा दे, उसकी इनकम पे, उधर भी हम छूट दे देंगे, तो उधर भी हमें डिडक्शन मिल जाएगी। तो आरपीएफ में भी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर की बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड है, तो क्या हम इसका भी अजम्पशन ले ले? नहीं, यहां पर एक लफड़ा आ गया, और उसको क्या बोलते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयर है, कोई कह रहा है कि तुम्हारी सैलरी इतनी है, और उस पे पूरी की पूरी सैलरी मैं बराबर, पूरी सैलरी के बराबर तुम्हें कंट्रीब्यूशन करूंगा पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो गवर्नमेंट कहेगी इतना बड़ा दयालु एम्प्लॉयर भी कोई नहीं आया जो अपने एम्प्लॉय के बारे में इतना सोचे, तो हम तो इसमें कहीं ना कहीं वो टैक्स बचाने के लिए ही सोच रहा होगा कि मेरा टैक्स बच जाएगा। तो इनकम टैक्स बोलता है कि आरपीएफ में अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अप टू 12% ऑफ सैलरी इज एग्जेम्प्ट। यानी आरपीएफ में अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा तो सिर्फ एम्प्लॉय की 12% की सैलरी तक ही कंट्रीब्यूशन कर सकता है, नहीं कंट्रीब्यूशन वो जितना मर्जी करे, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि हम सिर्फ 12% तक ही माफ करेंगे, उससे ऊपर माफ नहीं करेंगे, उससे ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्स हो जाएगा एम्प्लॉयर के हैंड में। तो जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं, तो एम्प्लॉय तो अपने पास से दे रहा है, वो तो अपने पास से जितना देगा मतलब उतना अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी सीनियर सिटीजन के लिए सेव कर रहा है, तो उसका डिडक्शन ले लो। लेकिन 12% ऑफ सैलरी माफ करेंगे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे। अब ऐसी बात आती है इंटरेस्ट इन दोनों की, इंटरेस्ट किसका, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का। अब इंटरेस्ट कितना आएगा आरपीएफ में, जितना भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इधर माफ होगा अप टू 9.5% ऑफ, मतलब जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसका 9.5% एग्जम्प्ट हो जाएगा। यानी एग्जम्प्ट कितना होगा, अप टू 9.5% इज एग्जम्प्ट। अब लमसम अमाउंट की बात करते हैं। आरपीएफ है, सीनियर सिटीजन के लिए आया है, तो लमसम अमाउंट है, चलो माफ कर दो, इधर हमने टैक्स लगा दिया हमें जो लगाना था, तो इधर एजम्पशन मिल जाएगी हमें। एजम्पशन किस में लेगी, सेक्शन 10 में। तो अब तक हमने क्या देखा, एसपीएफ देख लिया, आरपीएफ देख लिया। एसपीएफ में देखा कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट होती है, आरपीएफ में देखा कैसे कैसे ट्रीटमेंट होती है। यूपीएफ समझने से पहले मैं पीपीएफ बता देता हूँ कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कैसे करते हैं, जहां पे कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर नहीं होते। तो मैंने कहा जब एम्प्लॉयर है ही नहीं तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। मैंने कहा इधर एम्प्लॉयर है ही नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, जब कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा तो उस कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। अब बात आती है तीन चीजों की कि
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो क्या वो बंदा अपने आप से अपने पैसे काट के पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कर रहा है, तो उस पर क्या हम टैक्स लगा दें? नहीं, उधर भी हमें डिडक्शन मिल जाएगी। तो पीपीएफ में भी हमें डिडक्शन मिल जाती है। अब जब एम्प्लॉयर है ही नहीं तो हमने काटा लगा दिया। अब एम्प्लॉय ने डिडक्शन ले ली कंट्रीब्यूशन की, अब उसके इंटरेस्ट पर क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय के इंटरेस्ट, जब एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन करा तो उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। अब जब उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या उसको माफ कर दे? तो पीपीएफ कहता है हाँ चलो कर दो, माफ कर देते इसे। एजम्पशन यहाँ पे मिल जाएगी सेक्शन 10 में। तो अब तक हमने क्या देखा कि पीपीएफ में एम्प्लॉयर तो होता ही नहीं है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी खत्म और इंटरेस्ट पे जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो भी खत्म। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन ले लो और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन पे उसकी भी एग्जाम्पशन ले लो। अब बात आती है इसकी लमसम अमाउंट की, जो बाद में मिलेगा। तो क्या लमसम अमाउंट को पास कर दे, क्या इस पे टैक्स लगा दे? तो इनकम टैक्स कहता है चलो ये भी माफ कर देते हैं। यहाँ पे भी हमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो अब तक हमने 3 देख लिया, एसपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ। अब लास्ट बचता है यूपीएफ, यानी अनरिकॉग्नाइज्ड। ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, इसके अंदर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ये रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी गवर्नमेंट के थ्रू ये पास नहीं हुआ। अपनी मर्जी से कुछ भी खोल दिया और कुछ भी, कोई भी प्रोविडेंट खोल दिया और कुछ में कुछ भी कंट्रीब्यूशन करने लगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, क्या उधर डिडक्शन दे दे? नहीं, इधर हम डिडक्शन नहीं देखेंगे क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, तो इधर नो डिडक्शन, इधर नो डिडक्शन। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर का क्या करे? तो जब वो अनरिकॉग्नाइज्ड है तो हम चलो इधर माफ कर देते हैं। क्यों माफ करते हैं अभी बताते हैं। इधर हमें अजम्पशन मिल जाएगी एम्प्लॉयर के केस में। जब हमने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माफ कर दिया तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी माफ कर देते हैं। चलो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी माफ करते हैं, यानी हमारा ये भी माफ हो गया। जब हमने उसका बेसिक ही माफ कर दिया तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी माफ कर देते हैं। अब बात आती है कि इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन करा उस पर जो इंटरेस्ट मिला है क्या उसको माफ करे? तो जैसे मैंने कहा जब एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन करा यूपीएफ में, अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो उस पर हमने कोई डिडक्शन नहीं की, तो इधर भी हम इसके इंटरेस्ट को टैक्सेबल कर देंगे, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, इधर कोई अजम्पशन नहीं मिलेगी। अब ये टैक्सेबल तो हो रहा है, लेकिन किस में टैक्सेबल होगा? क्या ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी ये इनकम? नहीं, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ये टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेज में। तो हमने अब तक देख लिया। अब लमसम अमाउंट, अब मैं कह रहा था कि जब हमने एम्प्लॉय की माफ नहीं करा तो एम्प्लॉयर का क्यों माफ कर दिया? इधर कंट्रीब्यूशन भी माफ कर दिया। तो अब मैं कह रहा हूं कि इधर तो छोटी छोटी अमाउंट भरेगा वो एम्प्लॉयर, लेकिन लमसम अमाउंट जो मिलेगा वो तो बड़ा मिलेगा। तो इनकम टैक्स कहता है हम लमसम अमाउंट पे टैक्स कर देंगे, हम छोटे पे नहीं कर रहे हैं। जब लमसम अमाउंट मिलेगा उस पर टैक्स कर देंगे। तो इधर टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल ओनली इफ ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ओन, यानी अब तक हमने क्या क्या देखा कि एसपीएफ में कैसे ट्रीटमेंट होती है, आरपीएफ में कैसे ट्रीटमेंट होती है, यूपीएफ में कैसे ट्रीटमेंट होती है और पीपीएफ में कैसे ट्रीटमेंट होती है। अब कई बार क्या होता है कि कोई यहां पे होता है यूपीएफ में एक एम्प्लॉयर, वो यहां पे अपना इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन माफ करा लेता है, फिर इधर अपना इंटरेस्ट भी माफ करा लेता है, फिर लास्ट में जब इसका नंबर आता है तो वो
यानी जब लमसम अमाउंट मिलने वाली होती है और उसे पता है कि इस लमसम अमाउंट पे उस पर टैक्स लग जाएगा, तो वो क्या करता है, यहां से यहां आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। वो अपना अनरिकॉग्नाइज गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश करता है और कई बार करवा भी लेता है। तो जब वो अनरिकॉग्नाइज्ड से यूपीएफ से आरपीएफ में कन्वर्ट होगा, तो यहां बोलते हैं कि यहां आते हुए वो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, यानी जैसे इसमें प्रोसेस हुआ वैसे ही चलेगा। तो हमने सेक्शन 7 की बात कर रहे थे। सेक्शन 7 में क्या देख रहे थे, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यानी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया किसको मानेंगे, कौन सी इनकम को मानेंगे। तो मैंने एक पॉइंट पढ़ाया आरपीएफ में कि एक पॉइंट तो ये है, जो इनकम डीम टू बी रिसीव्ड है उसमें 4 पॉइंट पढ़ेंगे। कितने पॉइंट पढ़ेंगे, 4 पॉइंट। और पहला पॉइंट क्या है कि वो इनकम जो 12% से ऊपर होगी, किसमें, आरपीएफ में, किसके कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉयर की, वो हम डीम टू बी रिसीव्ड मान लेंगे। अब वो इनकम पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट क्या है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड का, कि वो इनकम जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट की इनकम है, यानी एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन करा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 9.5% से ऊपर है, यानी ये वाली इनकम और ये वाली इनकम, इससे ऊपर 9.5% से ऊपर इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएगी उस एम्प्लॉय की। यानी हमने देखा कंट्रीब्यूशन का कितना, 12%, ये भी एम्प्लॉयर का था। अब इंटरेस्ट देखा, ये भी आरपीएफ में, आरपीएफ में देखना है हमें कि आरपीएफ में 12% से ऊपर अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसको डीम टू बी रिसीव्ड मान लिया जाएगा। ऐसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट पर अगर 9.5% मिल से ऊपर इनकम कोई मिल रिसीव्ड हो रही है आरपीएफ में, तो उसको भी हम क्या मान लेंगे कि वो भी इनकम डीम टू बी रिसीव्ड है। अब यूपीएफ से इसमें कन्वर्ट हो रहा है आरपीएफ में, तो इससे कन्वर्ट होते हुए वो इनकम मान ली जाएगी वो इनकम मान ली जाएगी कि वो भी डीम टू बी रिसीव्ड है। यानी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर सकता कि इधर आके अजम्पशन को माफ करवा सके वो अपनी, तब भी वो टैक्सेबल मानी जाएगी। तो हमने 3 पॉइंट देखे, पहला 12% से ऊपर हो, दूसरा इंटरेस्ट 9.5% से ऊपर हो, तीसरा यूपीएफ से आरपीएफ में कन्वर्ट हो रहा हो, और चौथा पॉइंट है सेक्शन 80CCD। यानी हम जब सेक्शन 80 पे पूछेंगे तो तब बताएंगे 80CCD में क्या है और कौन सी इनकम को सेक्शन 80CCD बताता है। तो जब हम 80CCD में पूछेंगे तब बताएंगे कि सेक्शन 80CCD में ये इनकम है और इसको डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर मैं पॉइंट लिख देता हूं कि डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इनकम किस किस को माना जाता है। ये वीडियो काफी दिन बाद अपलोड हो रही है, तो काफी पर्सन सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद कैसे हो गए। अब क्या करें, नोटबंदी हो गई, डिमोनिटाइजेशन हो गई, तो मैं भी लाइन में लग गया, सब पूरा देश लाइन में लगा था, मैं भी जाके लाइन में लग गया। मेरा नंबर ही नहीं आया तब से, आज सुबह ही नंबर आया है, तो मैं नोट चेंज करा के इधर आ गया कि आज वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। तो आज मैंने अपना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया। तो चलो छोड़ो उस बात को, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम था सेक्शन 7 और इस टॉपिक का नाम है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड यानी कौन सी इनकम को हम डीम टू बी रिसीव्ड मानेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है
के कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन आरपीएफ एक्सेस ऑफ 12%। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। तीसरा यूपीएफ ट्रांसफर्ड इन आरपीएफ जब ये हो। और चौथा पॉइंट क्या है, सेक्शन 80CCD, यानी जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे सेक्शन 80CCD तब इसके बारे में बताएंगे कि सेक्शन 80CCD में क्या है। तो हमने इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड पॉइंट कहां पे पढ़ा था, सेक्शन 5 में पढ़ा था। सेक्शन 5 में ये पॉइंट बताता है कि आरओआर, आरएनओआर और एनआर के केस में कि कैसे ट्रीटमेंट होती है, टैक्स ट्रीटमेंट कैसे लगता है। तो हमने आज क्या टॉपिक पढ़ा, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ये किसमें है, सेक्शन 7 में है। तो आज हमने देखा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ये पॉइंट हमने कहां पढ़ा था, सेक्शन 5 में पढ़ा था, स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम में। तो सेक्शन 5 में क्या पढ़ा था हमने, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, यानी इस पे आरओआर, आरएनओआर और एनआर पे कैसे टैक्स लगता है। तो आज हमने उस टाइम पे टैक्सेबल ट्रीटमेंट पढ़ी थी। आज हमने देखा कि डीम्ड टू बी रिसीव्ड वो इनकम कौन सी है जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानी जाती है। तो इसके अंदर 4 पॉइंट देखे। एम्प्लॉयर, वो कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर का हो आरपीएफ में 12% से ऊपर, इंटरेस्ट हो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर आरपीएफ में ही 9.5% से ऊपर, और कोई यूपीएफ से ट्रांसफर हो रहा हो आरपीएफ में और वो पोर्शन जो टैक्सेबल नहीं हुआ पहले यूपीएफ में, वो टैक्सेबल हो जाएगा आरपीएफ। और सेक्शन 80CCD, ये सेक्शन 80CC में देखेंगे जब 80CCD पढ़ेंगे कि 80CCD में कौन सी इनकम ऐसी है जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानी जाएगी। तो आज का टॉपिक हम सेक्शन 7 पे ही खत्म करते हैं। आज के टॉपिक में हमने प्रोविडेंट फंड देख लिया जो हमारा सैलरी हेड में भी मदद करेगा, और उससे थ्रू हमने देखा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड कौन कौन सी मानी जाती है। तो आज के टॉपिक में हम यहीं पे खत्म करते हैं। और जाते जाते वही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो के लिंक को औरों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। और एक बात और कि जल्दी से जल्दी अपने नोट चेंज करवा लीजिए क्योंकि 31 दिसंबर आने वाला है। तो ओके, बाय।